बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अपनी और अपनी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियां पैदा करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी और आपकी फैमिलीज़ की लाइफ में आसानियां पैदा करे और आपको ढेर सारी खुशियां और कामयाबियां नसीब करे। गाइस, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेहान दी ट्रैवलर और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद रेहान। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सके। आज का व्लॉग पटना शहर के हवाले से है, जो हिंदुस्तानी रियासत बिहार का दारुल हुकूमत है। दुनिया के सबसे कदीम मुसलसल आबाद मकामात में से एक है और पटना की तारीख कम से कम 3000 साल पर मुहित है। पटना को दुनिया के दो कदीम तरीन मज़ाहिब यानी बुद्ध मत और जैन मत से मुंसलिक होने का एजाज हासिल है। ये दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत का हिस्सा रहा है और इसने बंगाल के नवाबों, ईस्ट इंडिया कंपनी और बरतानवी राज को देखा है। पटना आजादी की पहली जंग के आसाबी मराकज में से एक था। इसने हिंदुस्तान की आजादी की तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कोलकाता के बाद मशरकी हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर के तौर पर आजाद होने के बाद हिंदुस्तान में उभरा। वैसे तो पटना 17वीं सदी से बैनुल अक़वामी तिजारत का मरकज रहा है और एक ज़रई और टेक्सटाइल का मरकज रहा है। 1947 में आज़ादी हिंद के बाद मईशत निस्बतन मुस्तहकम रही, जिसकी एक वजह वेजिटेबल ऑयल की पैदावार और मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा भी शामिल है। 1980 की दिहाई के बाद से मईशत में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। जब 1990 की दिहाई में हिंदुस्तान में लिबरलाइजेशन आया तो पटना ने अहम आलमी फंड्स या गैर मुल्की सरमायाकारी को रागिब नहीं किया, जो मईशत के लिए एक धचका साबित हुआ। अगरचा शहर में कई फर्टिलाइजर प्लांट्स और शुगर मिलें थीं, लेकिन एक कमजोर माहौलियाती निज़ाम की वजह से बहुत सी कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ा और बिलाखिर इन्हें बंद करने या रियासत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। पटना की मईशत ने 2005 से मुसलसल तरक्की देखी है, खास तौर पर तेजी से आगे बढ़ने वाली सार्फी अशिया की सनत, सर्विस सेक्टर और सब्ज इनकलाब के कारोबार से। 2009 में आलमी बैंक ने पटना को कारोबार शुरू करने के लिए हिंदुस्तान का दूसरा बेहतरीन शहर करार दिया। 2010 में पटना को दुनिया का 21वां सबसे तेजी से तरक्की करने वाला शहर और हिंदुस्तान का 5वां सबसे तेजी से तरक्की करने वाला शहर करार दिया और 2020 तक 3.72% की औसत सालाना शरह से तरक्की की पेशन गोई की गई थी। इसकी सबसे बड़ी बरामदात अनाज, गन्ने, तिल और पटना चावल हैं, जो एक मकामी दरमियाने दर्जे की किस्म है। पटना और इसके आसपास कई शुगर मिलें हैं। पटना को मशरकी हिंदुस्तान का एक अहम कारोबारी लग्जरी ब्रांड सेंटर के तौर पर जाना जाता है। शहर के बड़े कारोबारी अजला में बंदर बागीचा, नुमाइश रोड, गांधी मैदान मॉर्ग, फ्रीजर रोड, आंध्रापुरी शामिल हैं। हीरो साइकिल्स, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, पेप्सी को, सोनालिका ट्रैक्टर्स और अल्ट्राटेक सीमेंट, कई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने पटना मेट्रोपॉलिटन इलाके में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स कायम किए हैं। पटना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकज के तौर पर भी उभर रहा है और शहर में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज समेत बेशुमार आईटी फर्म मौजूद हैं। पटना का बड़ा मजहब हिंदू मजहब है, जिसके पैरोकार 86% हैं। इस्लाम पटना में दूसरा सबसे ज्यादा मकबूल मजहब है, जिसकी पैरवी तकरीबन 12% है।
दूसरे दीगर मज़ाहिब में ईसाईयत, जैन मत, सिख मत और बुद्ध मत छोटे पैरोकारों के साथ पटना में भी राइज हैं। हिंदी रियासत बिहार की सरकारी ज़बान है और उर्दू इजाफी सरकारी ज़बान है, लेकिन बहुत सी दूसरी ज़बानें भी बोली जाती हैं। मादरी ज़बान मगधी है, जिसका नाम मगध के नाम पर रखा गया है, जो जनूबी बिहार का कदीम नाम है और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है। पटना सयाहों के लिए भी बहुत से पुरकशिश मकामात का घर है। शहर में आने वाले सयाहों की तादाद बिहार आने वाले सयाहों की कुल तादाद का 41% है। गुरुपथ श्री पटना साहब, जो कि तखट श्री पटना साहब के नाम से भी मशहूर है, सिखों के 5 अहम तख्तों में से एक है, जो कि पटना में वाक़े है। इस गुरुद्वारे का तारीखी, सकाफती और रूहानी लिहाज से बहुत बड़ा मकाम है, क्योंकि ये गुरु गोबिंद सिंह जी की पैदाइश की जगह है। गुरु गोबिंद सिंह 1666 में पटना के एक इलाके में पैदा हुए थे और इनका नाम गोविंद राय रखा गया था। गुरु गोबिंद जी का बचपन यहाँ गुजरा और ये वो मकाम है जहाँ उन्होंने अपनी जिंदगी की इब्तिदाई तालीम हासिल की। इनके वालिद गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद गुरु गोबिंद सिंह ने सिखों की क़यादत संभाली और सिख कम्युनिटी के लिए बहुत अहम काम किए। गुरुपथ श्री पटना साहब गुरुद्वारा सिखों के लिए ना सिर्फ मजहबी लिहाज से अहम है, बल्कि ये सिख तारीख का एक अहम संग मील भी है। यहाँ पर वो तारीखी आसार मौजूद हैं जो गुरु गोबिंद सिंह जी की जिंदगी और इनकी तालीमात को जिंदा रखते हैं। गुरुद्वारे की इमारत बहुत खूबसूरत है, जो सिख रिवायात और फन तामीर की अक्कासी करता है। इसकी शानदार गुंबद, बुलंद मीनार और सोने का तला से चमकता हुआ दरवाजा सिखों की सकाफत और इनकी अकीदत की अलामत हैं। गोलघर पटना में वाक़े एक तारीखी इमारत है जो अपने मुनफरिद गोल शक्ल की वजह से मशहूर है। ये इमारत 18वीं सदी के आखिर में बरतानवी हुक्मरानों ने बनवाई थी। गोलघर की सबसे बड़ी खसूसियत इसकी गोल शक्ल है। इसकी इमारत एक बड़ी गोलाई में बनाई गई है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 29 मीटर है। इसके अंदर गंदुम जखीरा करने के लिए वसी गोदाम थे। गोल घर का डिजाइन इस तरह से बनाया गया था कि गंदुम की जखीरा अंदोजी में आसानी हो और ये ज्यादा से ज्यादा मिकदार में महफूज हो सके। गोल घर को गंदुम के जखीरा करने के लिए बनाया गया था ताकि शहर में ग़िज़ाई किल्लत के हालात में गंदुम की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। इसका डिजाइन इस तरह था कि ये इमारत कुदरती तौर पर हवा की रवानी के जरिए गंदुम को खराब होने से बचाती थी। आजकल गोलघर एक मशहूर सयाहती मकाम है। यहाँ सयाह आकर न सिर्फ इसकी तारीखी अहमियत को देखते हैं, बल्कि इसकी मुनफरिद तामीरात को भी सराहते हैं। गोलघर के ऊपर छत तक रसाई के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं, जहां से पटना शहर का खूबसूरत मंजर देखने को मिलता है। गांधी घाट पटना में वाक़े एक और अहम तारीखी और सकाफती मकाम है जो महात्मा गांधी की याद में बनाया गया है। ये गांधी जी की जिंदगी और इनकी जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करने के लिए कायम किया गया है। गांधी जी घाट पटना शहर के किनारे वाक़े है और इसका बुनियादी मकसद महात्मा गांधी के ताल्लुक को बिहार से जोड़ना था, क्योंकि गांधी जी ने आज़ादी की तहरीक में बिहार में कई अहम दौरे किए और यहाँ के लोगों को तहरीक में शामिल करने की कोशिश की थी। गांधी जी घाट न सिर्फ एक अहम तारीखी और सकाफती मकाम है, बल्कि ये एक रूहानी मकाम भी है, जहाँ लोग गांधी जी की तालीमात से मुतासिर होकर आते हैं। यहाँ महात्मा गांधी की तस्वीर और इनके फलसफे पर मबनी मुख्तलिफ यादगारें नस्ब की गई हैं, जो इनकी अदम तशद्दुद और सच्चाई के असूलों को उजागर करती हैं।
आजकल गांधी घाट एक सयाहती और मकाम के तौर पर भी जाना जाता है। पटना म्यूजियम पटना बिहार का एक अहम तारीखी और सकाफती इदारा है जो इस इलाके की तारीख, सकाफत और आर्ट की विरासत को महफूज रखने का काम करता है। ये म्यूजियम 1917 में कायम किया गया था और इसमें बिहार की तारीख, बिहार की आर्ट और आसार कदीमा से मुत्तालिक बेशुमार कीमती नमूने और अशिया रखी गई हैं। पटना म्यूजियम में कदीम तहजीब के आसार मौजूद हैं जिनमें मौर्य, गुप्ता, मुगल और दीगर हिंदुस्तानी सल्तनतों के दौर की अशिया शामिल हैं। यहाँ आपको कदीम मूर्तियां, पत्थर के नक्श और दीगर आर्कियोलॉजिकल नमूने मिलेंगे जो पटना और बिहार की कदीम तारीख को बयान करते हैं। म्यूजियम की इमारत खुद एक खूबसूरत मिसाल है और इसमें हिंदी और मुगलिया तर्ज तामीर का इम्तिजाज देखने को मिलता है। यहाँ पर आर्ट गैलरियां भी हैं जहाँ मुख्तलिफ किस्म के मुसव्वरी और मुजस्मे रखे गए हैं। पटना म्यूजियम ना सिर्फ तारीख और सकाफत के शौकीन अफराद के लिए बल्कि तालीमी इदारों के तलबा के लिए भी एक मरकज़ है। यहाँ स्कूलों और कॉलेजों के तलबा के लिए तालीमी दौर के मुनक्किद किए जाते हैं ताकि वो अपने सकाफत, विरासत और तारीख को बेहतर तौर पर समझ सकें। पटना तारीखी अहमियत और सकाफत का एक मरकज है। ये शहर अपने रिवायती बाजारों, हुनरमंदी की मसनूआत और लजीज खानों के लिए भी मारूफ है। पटना की बाजारें जहां खरीदारी का मरकज है, वहीं यहाँ के खाने भी अपने मुनफरिद जायके और मकामी सकाफत का हिस्सा हैं। पटना की बाजारें अपने मतनू अशिया, हुनरमंदी, दस्तकारी और रिवायती मसनूआत के लिए मशहूर हैं। यहाँ आपको मुख्तलिफ किस्म की अशिया, कपड़े, जूते, ज्वेलरी और दस्तकारी की मसनूआत मिलेंगी जो पटना की सकाफत और तारीख को उजागर करती हैं। पटना मार्केट शहर का सबसे बड़ा तिजारती मरकज है। यहाँ की बड़ी मार्केट में आपको हर किस्म की अशिया मिलेंगी। यहाँ के स्टॉल्स और दुकानें मकामी हुनरमंदों और कारीगरों के हाथ से तैयार गई मसनूआत से भरी होती हैं जो इसे सयाहों के लिए एक मुनफरिद तजुर्बा बनाती हैं। गांधी मैदान भी एक तारीखी और सकाफती मरकज है जहाँ मुख्तलिफ दुकानों और बाजारों का इज्तिमा होता है। यहाँ पर होने वाली मार्केट की रौनक खास तौर पर त्योहारों और मेलों के दौरान बढ़ जाती हैं। यहाँ आपको हिंदुस्तानी दस्तकारी, रिवायती कपड़े, ज्वेलरी और दीगर मसनूआत मिलेंगी। ये मकाम ना सिर्फ खरीदारी के लिए मशहूर है बल्कि तारीखी अहमियत का हामिल भी है। डाक बंगला बाजार पटना के वस्त में वाक़ है और यहाँ सयाहों के लिए मुख्तलिफ किस्म की हुनरमंदी की अशिया, रिवायती सामान और मलबूसात मिलते हैं। ये बाजार ना सिर्फ पटना की मकामी लोगों के लिए बल्कि सयाहों के लिए भी एक पसंदीदा खरीदारी का मरकज है। पटना का खाना ना सिर्फ अपने जायके के लिए मशहूर है बल्कि यहाँ की रिवायात और सकाफत का भी आईनादार है। यहाँ की स्ट्रीट फूड और रिवायती खाने मकामी लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा हैं और इनका जायका बहुत ही मुनफरिद होता है। लिट्टा पटना का मशहूर और रिवायती खाना है जो बिहार के सकाफती वर्से का एक अहम हिस्सा है। लिट्टा एक किस्म की रोटी होती है जो गहरे तेज मसालों में पकाई जाती है और इसके साथ गोश्त या चिकन का सालन पेश किया जाता है। ये खाना मकामी लोगों में बहुत पसंद किया जाता है और ख़ास तौर पर सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। खवाती पटना के मशहूर स्ट्रीट फूड्स में से एक है जो मखसूस मसालों और दही के साथ तैयार की जाती है। ये खाना आम तौर पर नाश्ता या रात के खाने में खाया जाता है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के मसाले और ताज़ा सब्जियां इस्तेमाल की जाती हैं जो इसके जायकों को बेमिसाल बनाती हैं। कचौरी भी पटना के मशहूर खानों में शामिल है। एक किस्म की तली हुई रोटी होती है जिसके अंदर मसाले और गोश्त
या सब्जी का सालन भरा जाता है। पटना के बाजारों में कचौरी को अक्सर दही और चटनी के साथ पेश किया जाता है। ये खाना आम तौर पर नाश्ते या शाम की चाय के साथ खाया जाता है। पटना में मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ भी मशहूर हैं, जिनमें खोया और समोसे के साथ तैयार की जाने वाली मिठाइयाँ शामिल हैं। इन मिठाइयों में गुलाब जामुन, रसगुल्ले और बूंगे समेत बहुत सी मकामी मिठाइयाँ मिलती हैं, जो न सिर्फ जायका बल्कि खुशबू से भी महजूज करती हैं। सो गाइस, आज का व्लॉग पटना शहर के हवाले से, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मुझे दें इजाजत। अगले व्लॉग तक के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।